हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हमें वो तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अच्छे से पढ़ी, अगर रमन को भी हम साइड कर दें और हमने रोटेशनल और वाइब्रेशनल को अच्छे से पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो इसलिए आपने प्रीवियस वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देखें जिससे आपको ये लेक्चर समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आ गया, जैसे कि रोटेशनल में रोटेशन वर्ड आ रहा था, वाइब्रेशनल वर्ड आ रहा था, तो उन्हीं लेवल्स में ट्रांजिशंस हो रहे थे। तो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो हमने बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, इससे हमें क्या पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के सम के। एक ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है जिसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो क्वांटाइज्ड नहीं होती, और ये तीनों एनर्जी कैसी होती है? क्वांटाइज्ड होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्वांटाइज्ड एनर्जीज को ही स्टडी करते हैं, उन्हीं के सम को हम टोटल एनर्जी में काउंट करते हैं। ये हमें बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन से पता चला था। तो यहाँ पे अगर अब मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ तो वो भी यही होगा, बस इन सब का डिफरेंस आ जाएगा, उनका सम हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे इन एनर्जीज का ऑर्डर भी पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की, जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब उनका एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है। देन वाइब्रेशनल एंड देन रोटेशनल, ये इनका ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ कि जैसे ये दो हमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स दिए हुए हैं, एक E1 है, एक E2 है, ठीक है। तो इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं वाइब्रेशनल लेवल्स। इसको मैं क्या बोल देती हूँ? V0, V1, V2। ये क्या है? वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ठीक है। और यही अब वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? रोटेशनल लेवल्स। तो ये क्या हो जाएंगे? रोटेशनल लेवल्स, ठीक है। ये हमें पहले से भी पता था क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमने दोबारा से इसको रिवाइज किया है क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में तो क्या प्रेजेंट होते हैं? वाइब्रेशनल लेवल्स, और उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं रोटेशनल लेवल्स। तो अब ये ऑर्डर आप देखो एक बार कि ये जो एनर्जी गैप है ये सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में, और यहाँ पे जब आप वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच का गैप देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक के कंपैरिजन कम होगा और रोटेशनल के कंपैरिजन ज़्यादा होगा, और सबसे कम गैप होगा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का। तो इस तरह से ये ऑर्डर होता है। अब मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाती हूँ, देखो ये, तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इससे मिलेगा, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि इसका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसमें जो ट्रांजिशन कराने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका अमाउंट भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड
ठीक है। तो हाई, जब इतनी एनर्जी हम मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ पे जो इसके बीच में लेवल्स प्रेजेंट हैं वो ट्रांजिशन खुद से ही होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है और रोटेशनल ट्रांजिशन है वो भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ साथ हमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी यहाँ पे मिलता है। ये भी हमें यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब भी हम कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ साथ इसमें हमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है, जिस वजह से ये इसका जो स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इतने 3 स्पेक्ट्रम्स ये शो करेगा तो स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स तो हो गई, उसमें रोटेशनल के भी सिग्नल्स आएंगे, वाइब्रेशनल के भी सिग्नल्स आएंगे और इलेक्ट्रॉनिक के भी सिग्नल्स आएंगे। तो ये कैसा स्पेक्ट्रा हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा इससे आता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो इसमें हम एक बार, अब हम एक जनरल वे में ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोसेस क्या हो रही है, किस तरह से हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, लेकिन उसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलती है इसमें, वो होती है यूवी विजिबल रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम किसी भी मॉलिक्यूल पे पास कराएंगे या फिर हम इंसिडेंट कराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड या फिर हायर स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जब कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और हम यहाँ पे यूवी विजिबल रेडिएशन पास करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक्साइट होकर अपर एनर्जी लेवल में पहुँच जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे यूवी विजिबल रेडिएशंस का यूज़ हो रहा है, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोल दिया जाता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑल्सो नोन एज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक पार्ट हमने समझ लिया, ठीक है। हमें ये समझ आ गया कि इसमें प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से ट्रांजिशन होगा, कौन सी रेज यहाँ पे यूज होंगी, जो कि हम हर स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करने से पहले उसमें देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिस पर पूरा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ही बेस्ड होता है। वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। देखो फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, सबसे पहली चीज़ ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब इस फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल में हम इसके अकॉर्डिंग हम मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया, क्या इसमें हम स्टडी करते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो हमें यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करेंगे।
तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, मतलब ये ट्रांजिशंस बहुत ही फास्ट स्पीड से होते हैं। तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के अलावा कोई और चेंजेस, कोई और मतलब जैसे कि और भी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अदर चेंजेस लाइक चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इतने फास्ट होते हैं कि कोई भी इंटरन्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियाई में कोई भी चेंजेस हो नहीं पाते। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है ट्रांजिशन के दौरान, और जब उसके न्यूक्लियाई के पोजीशन मोमेंटम की बात करें तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की रेट है वो बहुत हाई होती है। क्लियर हुआ? तो ये मेन चीज़ है फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे according to this principle, electronic transition take place so fast that there is no change in इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। मैं इसको R लिख रही हूँ, आप इसको कंप्लीट लिख लेना। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो वो आप खुद से लिख लेना। ठीक है, तो ये फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल हो गया। अब फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल ने जब ये बता दिया कि इतने फास्ट ट्रांजिशन हो रहा है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होते हैं उनको बोल दिया गया कि वो वर्टिकल ट्रांजिशंस होते हैं। अभी वर्टिकल ट्रांजिशन क्या है ये अभी आपको, जब हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व इसके देखेंगे अभी, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्टिकल ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या बताया कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो उसी के बेसिस पे इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स पढ़ते हैं अलग अलग केसेस में, और अलग अलग केसेस में इसके सिलेक्शन रूल्स में चेंज हो जाता है, इसके ट्रांजिशंस में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांजिशन बेस्ड होते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स, पहली बात तो ये किस किस के बीच में बनते हैं, एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, किस किस के बीच में प्लॉट होगा, एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पे मैं केस 1 ले रही हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब ये
इक्विलिब्रियम पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंदर अब ड्रॉ कर रही हूँ वाइब्रेशनल लेवल्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं वो मैंने इससे शो कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ से इस वाले में ट्रांजिशन होने का मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, और ये हो गए वाइब्रेशनल लेवल्स। तो मैं ये ग्राउंड स्टेट पर है तो मैं इसको नाम दे रही हूँ E0 और इसको मैं बोल रही हूँ E1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हो गए, और ये जो है ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, इनको मैं V0, V1, V2, V3, V4 ये इसके लिए हो जाएंगे V0, V1, V2, V3। अब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतनी फास्ट होते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता। तो देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तभी तो हमने इन्हें एग्जैक्टली सेम बनाया है। इनका जो यहाँ पे ये स्लोप आ रहा है ये भी एग्जैक्टली एकदम इसके जस्ट ऊपर है, आप देखो। और जब ऐसे इस तरह से जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो और हम ट्रांजिशन कराते हैं तो वो ट्रांजिशन जिस लेवल से हम ले रहे हैं एकदम स्ट्रेट उसी लेवल में जाके ये हो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांजिशंस किस किस टाइप के पॉसिबल हो पा रहे हैं। ट्रांजिशंस देखो यहाँ पे V0 से V0, V1 से V1, V2 से V2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैं अगर इसका सिलेक्शन रूल लिखूँ तो वो आएगा 0। ठीक है, क्योंकि 1 से 1 ट्रांजिशन, 0 से 0 ट्रांजिशन, 2 से 2, 3 से 3, इस टाइप के ट्रांजिशंस के लिए सिलेक्शन रूल 0 ही तो होगा। तो जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है, जस्ट ऊपर उसके एक्साइटेड लेवल प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके के ट्रांजिशंस हमें मिलते हैं। अब हमें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स देखने हैं, तो हम दूसरा केस भी लेंगे कि दूसरा अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में चेंज आए तो क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि स्लाइट अगर चेंज आ जाए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में तो क्या होता है। तो ये तो एज इट इज़ ये हमारा ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बना दी। अब देखो मैंने यहाँ पे ये जो स्लोप थी ना, इसको मैंने स्लाइटली क्या कर दिया है, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाके थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। ठीक है, ये सब कुछ सेम रहेगा, ये E0 और ये E1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये वही वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। अब मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रही हूँ कि ये V0 है, V1 है, अब ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजिशंस आप देखो, अगर मैं यहाँ से ट्रांजिशन कराऊंगी, आप इसी लाइन को देखो, तो ये ट्रांजिशन इस लेवल में होगा, ये लेवल तो स्किप हो गई। अगर मैं यहाँ से ट्रांजिशन करा रही हूँ तो देखो ये लाइन थोड़ी मेरी टेढ़ी हो गई है, तो ये देखो इसमें जाके ट्रांजिशन होगा। ये हमने 0 लिया, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5। अब देखो मैं 0 से ट्रांजिशन कराया और ट्रांजिशन कहाँ पे हुआ है, किस लेवल में हुआ है, 1 में हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 1 से ट्रांजिशन कराती हूँ तो 1 से ट्रांजिशन कराऊंगी तो वो 2 पे जाके होगा। देखो यहाँ पे मैं ये क्लियरली बना नहीं पाई हूँ, लेकिन आप इसको स्लाइटली ऐसे लेके जाओगे ना तो आपका ट्रांजिशन उसी लेवल में जाएगा, वो लेवल आपको दिखेगा ही नहीं। जैसे 1 से आप कर रहे हो तो आपको 1 वाले लेवल में आप नहीं जा पाओगे, 1 to 1 जाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस किस टाइप के हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजिशंस हो रहे हैं V0 से V1 और V1 से V2 एंड सो ऑन। ठीक है, V2 से करेंगे तो V3 में। तो यहाँ पे इस तरीके के ट्रांजिशंस जब हो रहे हैं, अब देखो एक और चीज़, यहाँ पे मैंने अभी 0 से लिया, 1 से लिया,
अब मैं ज़ीरो से ही लूँ, मतलब मैं यहाँ पे भी ज़ीरो से लेती, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करती, इसी ट्रांजिशन को मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करती ज़ीरो से, तब भी ये कहाँ जाके रुकता, टू में ही जाके रुकता। तो ये ट्रांजिशन कैसा हो जाता, +2 का गैप इसमें आता। अगर सिलेक्शन रूल की बात करें तो +2। देखो मैं दोबारा समझाती हूँ, ये ट्रांजिशन मैंने लिया था 1 से, ठीक है, वहाँ तक हमें समझ आ गया कि +1 सिलेक्शन रूल इसमें कैसे आ रहा था, गैप कैसे आ रहा था, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि यही ट्रांजिशन, या फिर आप अलग से भी ट्रांजिशन ले लो, जैसे मैं ज़ीरो से यहाँ ज़ीरो से लेके जाती हूँ, ठीक है, तो ये ट्रांजिशन भी कहाँ जाके रुकेगा, 2 पे जाके। तो ज़ीरो से कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है, तो इसके लिए भी सिलेक्शन रूल +2 हो जाएगा, मतलब गैप जो है +2 हो जाएगा। इस तरह से +3 भी हो जाएगा अगर हम हायर लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो +1 +2 +3 +4 कुछ भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में अगर इस तरह से हमें स्लाइट शिफ्ट दिखे तो इस तरह से ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं उसमें। अब देखो लास्ट केस जिसमें जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट करूँगी, तब क्या होगा, दोबारा ही बनाना पड़ेगा। देखो केस थर्ड, ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहाँ पे ये मैंने ग्राउंड स्टेट बनाया और यहाँ पे कहीं दूर जाके ये बन गया एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखो इसकी अगर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल अलग है, मतलब ये लाइन भी कहीं बहुत ऊपर जाके मैच होगी, तो बहुत हाई एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होगी इसके लिए। तो ऐसे केस में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे ऐसे केस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में गैप बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, ऐसे केस में ट्रांजिशन नहीं हो पाता, लेकिन हाई एनर्जी की वजह से मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में गैप की वजह से डिसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का। जिस भी मॉलिक्यूल का हम यहाँ पे ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है। तो ये केस थर्ड हो गया। केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड, इन तीनों में हमने समझ लिया कि क्या रिलेशन हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स में जब हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा वेरी करें। क्लियर? ये हो गया फ्रैंक-कोंडन प्रिंसिपल और इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स को भी समझ लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिलेक्शन रूल्स देखते हैं। सिलेक्शन रूल्स, सिलेक्शन रूल क्या होते हैं कि उससे हमें सिलेक्शन रूल से ये पता चलता है कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है। फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो ट्रांजिशन नहीं होगा, उस ट्रांजिशन के होने की इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम उस ट्रांजिशन के होने की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम आती है। क्लियर? अब देखो सिलेक्शन रूल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, फर्स्ट स्पिन शुड नॉट चेंज। ठीक है, स्पिन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए थ्रू आउट द ट्रांजिशन,
जैसे ये मैंने ग्राउंड स्टेट ले लिया और ये हो गया हायर स्टेट, और यहाँ पे हमने रेडिएशन पास करा दी, ठीक है। ये यूवी विजिबल ही होंगी। तो ये जब ट्रांजिट करेगा यहाँ से यहाँ, तो ये अपने स्पिन को एज इट इज़ रखेगा। जैसे कि यहाँ पे जो स्पिन था, एक का प्लस हाफ है, एक का माइनस हाफ है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे इसका प्लस हाफ ही रहा और इसका माइनस हाफ ही रहा। यहाँ पे स्पिन में कोई भी चेंज नहीं आता है ट्रांजिशन करते वक्त। यहीं पे आप एक पॉइंट ये भी समझ लो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी कोई चेंज नहीं आता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती क्या है? 2s + 1, ठीक है। जब यहाँ पे ये जो s की वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा, जो कि स्पिन होता है, जब उसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो 2 और 1 तो कांस्टेंट है, उनमें तो कभी चेंज आना भी नहीं है। तो जब s भी नहीं बदल रहा और ये वैल्यूज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पिन मल्टीप्लिसिटीज में भी कोई चेंज नहीं आएगा, अगर स्पिन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो। क्लियर? थर्ड इज सिमेट्रिकल ट्रांजिशन। कैसे होनी चाहिए ट्रांजिशन? सिमेट्रिकल, मतलब जिरेट टू जिरेट और अनजिरेट टू अनजिरेट। यू से डिनोट कर देती हूँ। जिरेट टू जिरेट एंड अनजिरेट टू अनजिरेट। जिरेट मतलब सिमेट्रिकल, मतलब सेम सेम अगर होंगे वो, मतलब एनर्जी लेवल्स जो भी हैं, जैसे सिग्मा सिग्मा है ना, सिग्मा से सिग्मा में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो जिरेट टू जिरेट ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये सिलेक्शन रूल्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी क्या आती है? तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है तो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करना कोई टफ टास्क नहीं है। यहाँ पे हम ई टोटल क्या बोलते हैं? ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल, ठीक है। ई रोटेशनल में मैं यहाँ रिजिड की एनर्जी लिखूँगी और इसमें मैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की लिखूँगी, ठीक है। यही यूज़ की जाती है। तो ये ई इलेक्ट्रॉनिक रिजिड रोटेटर की एनर्जी मैंने आपको बोला था उस टाइम भी आपको याद होनी चाहिए। तो क्या होती है? Bj+1। अब एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर किसी को इन एनर्जीज में दिक्कत आ रही है कि ये कहाँ से आई है, तो रोटेशनल के लिए, रिजिड रोटेटर के लिए रिजिड रोटेटर वाला वीडियो आप देखें, क्लियर हो जाएगा। और वाइब्रेशनल के लिए एनहार्मोनिक ऑसिलेटर वाला देखें, तो वहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को डिराइव किया था। अब देखो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की क्या होती है? V+½ hν माइनस V+½ स्क्वायर hν(xe) विच इज एनहार्मोनिक कांस्टेंट। तो ये एनर्जी आती है, ठीक है। अब अगर हमसे कोई यहाँ पे ट्रांजिशन एनर्जी पूछ ले तो क्या करेंगे? E वाला तो E1 से E2 मान लेते हैं ट्रांजिशन, J का J' से J', ठीक है, और इसका V to V' से V'। अब इन ट्रांजिशंस की वैल्यूज़ को हायर ट्रांजिशन में से लोअर ट्रांजिशन को आप माइनस कर दोगे। किस तरीके से मैं आपको लिख के बता देती हूँ इसका सॉल्यूशन। अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं तभी हम सोल्यूशन कर सकते हैं। अभी तो हमने J' और J'' इस तरीके से लिया हुआ है। तो J'' वाली वैल्यू पहले आएगी, ठीक है, J'+1। यहीं पे मैं रोटेशनल के साथ लिख रही हूँ माइनस BJ'+1, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, V'+½ hν माइनस
वी डबल डैश प्लस हाफ स्क्वायर एच न्यू एक्स ई। अब आएगी वी डैश वाली टर्म, तो उसमें भी माइनस ही आएगा, वी डैश प्लस हाफ एच न्यू माइनस माइनस प्लस वी डैश प्लस हाफ स्क्वायर एच न्यू एक्स ई। तो ये आती है ट्रांजिशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ये जो इसको डेल ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गई एनर्जी कितनी आती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब इसमें एक फाइनल टॉपिक कि ट्रांजिशन किस एनर्जी लेवल्स में होते हैं, वो एनर्जी लेवल्स के नेम्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और किस किस कंपाउंड में किस किस तरह के ट्रांजिशंस देखे जाते हैं। तो देखो, ये हो गया एक सिग्मा, और इसके साथ अगर ये बॉन्डिंग होता है और हर एक बॉन्डिंग के साथ एक एंटी बॉन्डिंग उसका हायर एनर्जी पे प्रेजेंट होता है। ये हो गया पाई और इसका पाई स्टार। ठीक है, बीच में नॉन बॉन्डिंग है, एन से मतलब नॉन बॉन्डिंग, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्रांजिशंस कैसे कैसे पॉसिबल है। सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है ना, एन टू सिग्मा स्टार हो सकता है, पाई टू पाई स्टार हो सकता है, और एन टू पाई स्टार हो सकता है। ठीक है, तो कितने टाइप्स के ट्रांजिशन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4। ये तो हो गया सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये हो गया एन से सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एंड दिस इज एन टू पाई स्टार। यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम सिर्फ लेवल्स का एनर्जी लिखें, एनर्जी ऑर्डर ऑफ लेवल्स, तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार की, इंक्रीजिंग लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा, सबसे कम एनर्जी सिग्मा, देन पाई, देन एन, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर होता है। अब मैं यहाँ पे ट्रांजिशन का ऑर्डर लिख रही हूँ फॉर ट्रांजिशन। तो देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे कम की बात कर लेते हैं पहले, जो कि है एन टू पाई स्टार की, देन एन टू सिग्मा स्टार के बाद पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एंड देन सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इस तरह से एनर्जी का ऑर्डर होता है। अब हम एक एक ट्रांजिशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार की। सिग्मा टू सिग्मा स्टार सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस ट्रांजिशन के लिए। तो सबसे पहली चीज़, हायर अमाउंट ऑफ energy is required for this transition। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर एनर्जी हायर चाहिए तो वेवलेंथ कैसी चाहिए होगी, शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार किस तरह के कंपाउंड देते हैं, ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेसिकली ये वाला ट्रांजिशन शो करते हैं, जैसे कि एल्केन्स। ठीक है, मेनली जो एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड
ठीक है, वो शो करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक सिमेट्रिकल ट्रांजिशन है क्योंकि सिग्मा से सिग्मा में हो रहा है। क्लियर हुआ, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार। अब देखो इसमें स्लाइटली लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कंपेयर करेंगे हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जितनी एनर्जी रिक्वायर हो रही थी उससे, तो उससे थोड़ी सी कम एनर्जी इसको चाहिए होती है। रिक्वायर्स ठीक है, जितनी सिग्मा टू सिग्मा स्टार को रिक्वायर्ड थी उससे थोड़ी सी कम इसको रिक्वायर्ड होती है। और ये जो ट्रांजिशन है ये भी शॉर्टर वेवलेंथ और हायर एनर्जी पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस तरह के कंपाउंड ये वाला ट्रांजिशन शो करते हैं, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स containing heteroatom with lone pairs। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें क्या होगा, एक हेटेरोएटम होगा और उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो इस टाइप का ट्रांजिशन शो करते हैं। तो एग्जाम्पल सैचुरेटेड एल्कोहल्स, अमाइड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड ये शो करते हैं। और ये कैसा ट्रांजिशन है, एसिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्री नहीं है इसमें क्योंकि N2 सिग्मा स्टार हो रहा है। अब नेक्स्ट है पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार में थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, सॉरी पाई टू पाई स्टार में, ये देखो पाई टू पाई स्टार में हमें थोड़ी और कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी हमें इन दोनों में रिक्वायर्ड हो रही थी उससे कम एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अब एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर चाहिए। अब लॉन्गर वेवलेंथ रिक्वायर होती जाएगी। और पाई टू पाई स्टार जो है ये होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, लाइक एल्काइंस, एल्कीन्स। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स में ये वाला ट्रांजिशन होता है। ये आप नोट कर लो कि अनसैचुरेटेड सेंटर्स जिस भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं उसमें पाई टू पाई स्टार वाला ट्रांजिशन होता है। और यहाँ पे जो ये सिमेट्रिक ट्रांजिशन है, बाकी सारी चीज़ें आप इसकी सेम सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाली लिखोगे कि सिमेट्रिक ट्रांजिशन होता है। बस यहाँ पे एनर्जी का सेम मत लिख देना क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे कम रिक्वायर्ड होती है। अब N2 पाई स्टार, इसमें तो सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और लॉन्गर वेवलेंथ चाहिए होती है इसके लिए। ठीक है, और ये जो ट्रांजिशन है बहुत ही लोअर एनर्जी पे हो जाता है। अब देखो ये हमने पढ़ लिया कि ट्रांजिशन किस किस टाइप से होते हैं और किस किस मॉलिक्यूल में किस तरह के ट्रांजिशन देखे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जितना भी पढ़ा है ये पूरा एक बीएससी के सिलेबस में है, बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गया है और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने यहाँ पे इसकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।